साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछली कक्षा में हमने फोर्ट विलियम कॉलेज का खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान इस पर चर्चा की थी। आज की कक्षा में राजा द्वय यानी राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का हिंदी खड़ी बोली के विकास में क्या योगदान है, उनकी क्या रचनाएं हैं, उनका भाषा संबंधी क्या दृष्टिकोण है, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यहाँ हमने पहले जो है, चूंकि बड़े राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद वरिष्ठ हैं, तो पहले उन पर हम चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित बिंदुओं को हमने यहाँ मोटा मोटा लिख लिया, जिसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह पर चर्चा होगी। तो आइए चर्चा से जुड़ते हैं, देखते हैं राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद के बारे में, इनके बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले जन्म मृत्यु। इनका जन्म 1823 ईस्वी में बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1895 ईस्वी में हुई थी। तो इनका जन्म, मृत्यु और इनका जन्म स्थान। साथियों, चूंकि परीक्षाओं में राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इसलिए प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक तथ्य को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ मैं आपसे बताना चाहूंगा, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड परीक्षाओं की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा साथियों कि अपने भाग्य विधाता बनिए, क्योंकि भाग्य हमेशा उनका साथ देता है जो अपना साथ स्वयं देते हैं। अपने भाग्य विधाता बनिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, तथ्यों को ध्यान से पढ़िए, पुस्तकें आप जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। चैनल की वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते रहेंगे तो मेरा दावा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए ऐसे तथ्य चुनकर ला रहा हूं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जन्म मृत्यु आपने देख लिया, बनारस में ये पैदा हुए थे, बनारस से संबंधित थे। यहाँ इनका व्यवसाय, यह महत्वपूर्ण है, ये तत्कालीन अंग्रेज सरकार में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और इनको भारतेंदु का गुरु भी माना जाता है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। यह भी तथ्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे, यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यह भी जान लीजिए कि राजा श्री प्रसाद सितारे सिंह भारतेंदु के गुरु भी थे। ठीक है, अब आइए इनके योगदान की बात शुरू करते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इनके पूर्व स्कूलों में, तत्कालीन स्कूलों में स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी नहीं थी। इन्होंने, चूंकि शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे, एक तरह से अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, तो इनके प्रयासों से स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी को प्रवेश मिला। सबसे बड़ा इनका योगदान यह रहा है कि इनके प्रयास से स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी को प्रवेश मिला। अब उस समय स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी सम्मिलित कर ली गई, लेकिन पाठ्यपुस्तकें उस समय पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं थी। तो इन्होंने स्वयं जो है हिंदी की पाठ्यपुस्तकें लिखी और अनेक लोगों से हिंदी की पाठ्यपुस्तकें इन्होंने लिखवाई। ठीक है ना, चूंकि पाठ्यपुस्तक को नया नया जब प्रवेश मिला तो पाठ्यपुस्तकें थी नहीं, इन्होंने प्रयास करके लिखा, अन्य लोगों से लिखवाई और हिंदी को विद्यालयी पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाया। यह महत्वपूर्ण योगदान है इनका। अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। फारसी लिपि के स्थान पर, क्योंकि देवनागरी लिपि के प्रयोग को लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तो फारसी लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास उनके लिपि संबंधी प्रतिवेदन, यहाँ इस डायलॉग को ध्यान से देखिएगा, मेमोरेंडम कोड कैरेक्टर इन अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से आरंभ हुआ। इस वाक्य को फिर से ध्यान देखिए, फारसी लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास उनके लिपि संबंधी प्रतिवेदन मेमोरेंडम कोड कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से आरंभ हुआ। इसके माध्यम से उन्होंने कोर्ट कचहरी में देवनागरी लिपि के प्रयोग की वकालत की, उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न भी किया। ठीक है ना, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। इनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण। साथियों, इनकी भाषा संबंधी दृष्टिकोण के बारे में एक सामान्य मत है। जैसे ही राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद का नाम आता है
तुरंत आदमी का एक दिमाग में परसेप्शन आ जाता है, एक बात आ जाती है कि शिव प्रसाद सितारे हिंदी जो है वो उर्दूदा थे, यानी उर्दू के समर्थक थे। यह सत्य है कि उर्दू के वो समर्थक थे, लेकिन उसका भी एक क्रम है। एकाएक वह उर्दू का समर्थन नहीं करने लगे। आज उनके भाषा संबंधी दृष्टिकोण के बारे में उनकी रचनाओं से आप देखिए 3 बिंदु निकल के आएंगे। इनको हमने 3 बिंदुओं को लिख रखा है, देखते हैं। इनमें 3 बिंदुओं में उनका जो भाषिक दृष्टिकोण है उसका परिवर्तन और विकास कैसे हो उसको देखते हैं। इनका पहला बिंदु देखिए, इनकी प्रारंभिक रचनाएं जो है उनमें मानव धर्म सार, यहाँ पुनः मैं आग्रह करूंगा, ये देखिए नीले रंग से मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, नीले रंग से लिखा है। इनकी जो पुस्तकें हैं, एक एक पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत आपसे बताया कि बहुत महत्वपूर्ण नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी एक एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जो मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, ये उन पुस्तकों का नाम भी आप याद करते चलिए, नोट करते चलिए, ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। मानव धर्म सार, उपनिषद सार तथा भाषा योग वासिष्ठ, यहाँ होगा भाषा योग वासिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक। ये जो इनकी शुरुआती पुस्तकें 3 थी, इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, समझिए इसको। अगला बिंदु देखिए, उसमें इनकी कुछ आगे की रचना देखिए। भूगोल हस्तामलक बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। स्वयं बोध उर्दू, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी रचना है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। राजा भोज का सपना, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, ये जो इनकी किताबें हैं, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा चलती हुई व्यवहारिक किंतु सरल हिंदी। अब इस शब्द को देखिए, चलती हुई व्यवहारिक किंतु सरल हिंदी है। इनमें उर्दूपन अधिक नहीं है, मतलब उर्दूपन है लेकिन अधिक नहीं है। अब आगे देखिए इनका क्रमिक विकास, उर्दू की ओर इनका बढ़ती हुई प्रवृत्ति। इतिहास तिमिर नाशक, सिखों का उदय और अस्त तथा हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हार। ये 3, इतिहास तिमिर नाशक, सिखों का उदय और अस्त और हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। इन रचनाओं में इनकी उर्दू की ओर देखिए, इनकी उर्दू की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति चरम तक आ गई है। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए, इन रचनाओं में इनकी उर्दू की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति चरम तक आ गई, यानी उर्दू का इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है, उर्दू के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। ठीक है, तो यह इनका देखिए भाषा का क्रमिक विकास। बाद में क्या है, बाद में तो एकदम उर्दू पर ये मोहित हो गए थे, उर्दू को फैशनेबल लैंग्वेज कहने लगे थे, उर्दू को ये आम जनभाषा के लिए प्रयुक्त करने के लिए सबसे सुलभ और सबसे अच्छी भाषा मानने लगे थे। तो इनकी 2 रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इनके उर्दू संबंधी दृष्टिकोण पर और बात करते हैं, सारी भाषा संबंधी दृष्टिकोण पर बात करते हैं। स्कूली छात्रों हेतु इन्होंने यह रचना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिए। स्कूली छात्रों हेतु इन्होंने गुटका नामक एक संग्रह पुस्तिका लिखी थी। ये जो संग्रह पुस्तिका थी, इससे इनके भाषा संबंधी जो इनका दृष्टिकोण था, इसके बारे में आप कुछ मत नहीं बना सकते हैं फिलहाल। इनकी अगली एक और रचना थी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की भाषा को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने स्वयं कहा है हिंदी व्याकरण की भाषा हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो इनकी इतिहास तिमिर नाशक की भूमिका में इन्होंने उर्दू के बारे में जो मत व्यक्त किया है, उसको आइए अगले पेज में देखते हैं। साथियों, जैसा कि अभी हमने कहा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू पर मोहित हो गए थे, और उनका ये मोह जो है किस कदर बढ़ा वो आप देखेंगे। इतिहास तिमिर नाशक की जो उनकी भूमिका है उसको आइए पढ़ते हैं, उसका एक अंश हमने यहाँ उद्धृत किया है, उससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि वह किस कदर उर्दू पर मोहित हो गए थे। वो जैसे मूल लिखा है वो यहाँ अंग्रेजी में ही हमने लिख दिया है। आवर कोर्ट लैंग्वेज इज उर्दू। सबसे बड़ी बात, पहली बात उन्होंने क्या कहा कि उर्दू क्या है? हमारी कोर्ट लैंग्वेज है। आवर कोर्ट लैंग्वेज इज उर्दू एंड कोर्ट लैंग्वेज हैज ऑलवेज regarded by all nations as the most fashionable language। कोर्ट लैंग्वेज है, इसलिए क्या है, सभी राष्ट्रों द्वारा उसे
मोस्ट फैशनेबल लैंग्वेज के रूप में रिगार्डेड किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, प्रशंसित किया गया है। तो दो बातें निकल के आई। उन्होंने क्या कहा कि ये हमारी कोड लैंग्वेज है, और उर्दू को उन्होंने क्या कहा, ये मोस्ट फैशनेबल लैंग्वेज है, यानी आम जनमानस में लोकप्रिय है, पसंद की जाती है। फिर कहा, उन्होंने कहा उर्दू इज नाउ बिकमिंग आवर मदर टंग। यह जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी मातृभाषा हो रही है, बिकमिंग आवर मदर टंग, and is spoken more or less and well or badly by all in the northwestern provinces। ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदु है, कोर्ट लैंग्वेज, मोस्ट फैशनेबल लैंग्वेज, और मदर टंग के रूप में वो डेवलप हो रही, विकसित हो रही। उन्होंने ये बात कही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उर्दू के संबंध में उनका कालांतर में किस तरह से मुंह बढ़ता गया था। यद्यपि यह सही है कि कालांतर में तत्कालीन परिस्थितियां, चूंकि एक महत्वपूर्ण बात थी, वह अंग्रेज सरकार की नौकरी करते थे, इंस्पेक्टर थे। अंग्रेजों का दृष्टिकोण शुरू से जो है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी यानी हिंदुस्तानी की तरफ था। तत्कालीन स्कूलों में, विद्यालयों में या मदरसों में लोगों को, विशेषकर मुस्लिम लोगों को यह भय रहता था कि यह कहीं अरबी फारसी मिश्र हिंदुस्तानी जो है, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाए तत्समनिष्ठ बोली से। इसलिए वो ये कहते थे कि नहीं, ये बहुत कठिन है, जो संस्कृत निष्ठ है, जो तत्सम बहुल वाली भाषा है, ये बहुत कठिन है, यह लोगों की समझ में आएगी, तो उसका एक तरह से विरोध करते थे। और जैसा कि अभी आप देखेंगे अगले कथन से ये चीज और स्पष्ट हो जाएगी कि धीरे धीरे कालांतर में कैसे उनका दृष्टिकोण बदलता गया था। यहाँ एक और बिंदु महत्वपूर्ण है इनके बारे में, वो है बनारस अखबार की बात कर लेना। बनारस अखबार एक साप्ताहिक पत्र था, जनवरी 1845 में। यहाँ फिर मैं आपसे जोर देकर कहूंगा कि बनारस अखबार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह कब प्रकाशित हुआ था? जनवरी 1845 ईस्वी में। कहाँ से? बनारस से। इसके संपादक थे गोविंद नारायण धत्ते, यानी 1845 में गोविंद नारायण धत्ते के संपादन में साप्ताहिक निकला था। यह भी इसको जान लीजिए कि इसका जो प्रकार था वो साप्ताहिक था, साप्ताहिक निकाला। यानी जनवरी 1845 में गोविंद नारायण धत्ते के संपादन में उन्होंने साप्ताहिक बनारस अखबार पत्र निकाला। बनारस अखबार की लिपि क्या थी? वो देवनागरी थी, लेकिन इसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी। बनारस अखबार में देवनागरी लिपि में होने के बावजूद क्या था, ये एक तरह से हिंदुस्तानी में निकलता था, जिसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार रहती थी। उर्दू का बहुत जोर था। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने देखिए एक आलोचनात्मक वाक्य इनके बारे में लिखा है, बनारस अखबार की निकम्मी भाषा का उत्तरदायित्व यदि किसी एक पुरुष पर है तो वह राजा शिव प्रसाद सिंह है। इस कथन को साथियों अंडरलाइन कर लीजिए, कोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, या ऐसे पूछा जा सकता है। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी कथन एक बार फिर देखिए, बनारस अखबार की निकम्मी भाषा का उत्तरदायित्व यदि किसी एक पुरुष पर है तो वह राजा शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है। अब देखिए कि ये एक अंग्रेज विद्वान जिनका नाम चर्चित है, फ्रेडरिक पिनकार्ट। फ्रेडरिक पिनकार्ट महोदय जो है, यह हिंदी के बड़े हितैषी थे। यह खड़ी बोली हिंदी, तत्समनिष्ठ हिंदी का समर्थन करते थे। उन्होंने जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में लिखा, आइए उसको देखते हैं। राजा शिव प्रसाद बड़ा चतुर आदमी है। राजा शिव प्रसाद बड़ा चतुर आदमी है। 20 बरस हुए उसने सोचा कि अंग्रेजी साहबों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं, उन बातों को प्रचलित करना चतुर लोगों का धर्म है। ठीक है। राजा शिव प्रसाद के लिए अपना हित भारी बात है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाओगे कालांतर में उनका दृष्टिकोण क्यों बदलता गया। लेकिन इसके बावजूद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के, हिंदी खड़ी बोली हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी गद्य के विकास में हम योगदान को नहीं भुला सकते। उन्होंने
स्कूलों में हिंदी को प्रवेश दिलाया, स्कूली पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाया, अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी, स्कूली पाठ्यक्रम के लिए तमाम पुस्तकें लिखी, देवनागरी लिपि के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोर्ट कचहरी में देवनागरी लिपि का प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। तो हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के योगदान को बहुत कमतर नहीं आंक सकते, या हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनका कोई योगदान नहीं था। ठीक है, तो साथियों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देख लिया। अब आइए अगले पेज में हम राजा लक्ष्मण सिंह की बात करते हैं। साथियों, यद्यपि राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का जो भाषा विषयक दृष्टिकोण था, तत्कालीन समय में अनेक लोगों को खटका होगा, अनेक लोग इसके विरोध में रहे होंगे, किंतु मोर्चा संभाला राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह का मत उनके सर्वथा विपरीत था, जो भाषा विषयक दृष्टिकोण था एकदम अलग था। आइए राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में जानते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह का साथियों जन्म 1826 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1823 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? आगरा में। यह भी महत्वपूर्ण है, जन्म स्थान भी महत्वपूर्ण है। गंग कवि कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के। यह गंग कवि कहाँ के रहने वाले थे, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। गंग कवि इटावा के रहने वाले थे। तो ये राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये तत्कालीन अंग्रेज सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तहसीलदार थे, तहसीलदार की नौकरी करते थे। ठीक है, ये तो इनकी व्यक्तिगत जानकारी। और ये राजा की उपाधि इनको जो है यह भी अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। ठीक है, इनका भाषाई दृष्टिकोण देखते हैं। इनका भाषाई दृष्टिकोण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इनका भाषाई दृष्टिकोण राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सर्वथा विपरीत था, यानी एकदम उलट था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के। ये संस्कृति और संस्कृत निष्ठ, दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। ये संस्कृति यानी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसके और संस्कृत निष्ठ भाषा के समर्थक थे। ठीक है, इनके बारे में अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। इन्होंने 1861 ईस्वी में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। 1861 ईस्वी में इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। कौन सा पत्र निकाला था? प्रजा हितैषी नाम का। इसमें प्रजा हितैषी पत्र में इन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया? संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया। प्रजा हितैषी की भाषा कैसी थी? संस्कृत निष्ठ हिंदी की भाषा थी। बनारस अखबार की भाषा कैसी थी? वह उर्दू निष्ठ थी। ठीक है ना। तो चलिए अगला बिंदु देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत, इन 3 संस्कृत बड़े ग्रंथों का अनुवाद किया। किसमें अनुवाद किया? संस्कृत निष्ठ हिंदी में अनुवाद किया, तत्सम निष्ठ हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, तो ये जो तीनों अनुदित ग्रंथ हैं, इनके यह भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, अब देखिए इनका भाषा विषय दृष्टिकोण आपको एकदम एक कोटेशन में समझ में आ जाएगा। भाषा के संबंध में इन्होंने कहा, क्या कहा? हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं, यानी हिंदी और उर्दू 2 अलग बोलियां, 2 अलग भाषाएं हैं। यह आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। मतलब अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग के बिना हिंदी न बोली जाए, ये आवश्यक नहीं है। और हम न उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे पड़े हैं। एकदम आप समझ लीजिए, इनका भाषाई दृष्टिकोण आपको इस डायलॉग में समझ में आ गया, इस कथन में समझ में आ गया कि हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। यह आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए, और हम न उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे पड़े हैं, यानी जिसमें अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता है, उसको वह हिंदी मानने को तैयार नहीं थे। तो ये राजा लक्ष्मण सिंह का साथी भाषाई दृष्टिकोण और उनकी रचनाएं हैं। ये शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। अब यहाँ बात आती है कि इन 2 राजाओं, इन 2 विद्वानों के भाषा विषयक दृष्टिकोण में विरोधाभास के कारण क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई।
इन दो विद्वानों, इन दो राजाओं के विरोधाभास के कारण परिस्थिति उत्पन्न ये हुई कि भाषाई विषय दो विरोधी खेमे बन गए। एक खेमा था जो उर्दू निष्ठ का समर्थक था, उर्दू निष्ठ भाषा का समर्थक था, उर्दू का समर्थक था, जिसमें बहुत बड़ा नाम है सर सैयद अहमद खान का, जिन्होंने इसके लिए भरसक प्रयत्न किया। और उन्होंने अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भी क्या थे, वो हिंदुस्तानी को पसंद करते थे। दूसरा मत था जो हिंदी का समर्थक था, जिसमें उस समय नवीन चंद्र राय, पंडित श्रद्धाराम फुलौरी आदि ने घूम घूम कर हिंदी का व्यापक प्रचार किया। यद्यपि इन विरोधाभासों के बावजूद, इन संघर्षों के बावजूद हिंदी स्वाभाविक रूप में अपना विकास करती रही। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अभ्युदय के बाद हिंदी को एक व्यवस्थित स्वरूप मिला, उन्होंने व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयत्न किया। तो साथियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। भारतेंदु पूर्व युग के हिंदी गद्य विकास से संबंधित जो कक्षाएं होनी थी हो चुकी हैं। अब भारतेंदु युग के बाद से हिंदी गद्य के विकास पर अगली कक्षाओं में बात होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।